फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन के अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो हमें क्या कहता है, कह रहा दोज रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। हमें तो ऐसे समझ आती नहीं, आओ समझाएं। समझने के अंदर ये है कि जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर बार बार मेरे घर में शेर आता था, है ना, और आके मुझे लॉक आउट कर देता था। मैं घर के बाहर, मैं सड़क पे छोड़ू, वो आराम से फ्रिज में से खाना वाना खा के आराम से अंदर सोया। बहुत बार वो मेरे घर आया तो वो मेरा दोस्त सा बन गया। मुझे ये समझ आया मेरे को मारना ही नहीं आता, इसने मेरे घर को बीएनबी समझा हुआ है। आता है लाइक अ होटल, आराम से रहता है, सोता है, खाता है, फिर 2-3 दिन बाद छोड़ के निकल जाता है। ये तो बात खराब है। मैंने एक दिन उससे बात करी, मैंने कहा भाई क्या करता क्या है, चाहता क्या है। मैं रोड पे सोता हूँ, अच्छा लगता है, तू तो दोस्त है मेरा, कुछ मेरा भी सोच। कह रहा ओके। मैंने कहा क्या सोचा, कह रहा तू मेरे घर जाके रह लिया कर। मैंने कहा घर कहाँ, कह रहा यही 2 किलोमीटर पास मेरा एक केव है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा वहां पे और भी तो जंगली जानवर आएंगे। कह रहा कैसी बातें कर रहा है, शेर के घर में मच्छर तक नहीं घुसता, उसको पता यही पंजा मार के खा जाएगा, समझे। कह रहा कोई आसपास नहीं है, मेरी गारंटी है। चल ठीक है। अब आज हमारी ऐसी दोस्ती उसके साथ हो चुकी है, अगर वो मेरे घर में मेरे से ज्यादा हाई रिएक्टिव कोई प्राणी आता है, वो मेरे घर को हथिया लेता है फॉर द टाइम बीइंग एज अ होटल, तो मैं उसके घर चला जाता हूँ। ठीक है, उसने मुझे एड्रेस दे रखा है और फुल फैसिलिटीज है, बंदर आते हैं, खाना वाना एकदम फ्रेश फ्रूट्स लेके आते हैं रोज, ठीक है ना, ना पता पंजे मार मार के मार देगा। मैं बाहर नहीं निकलता, जैसे फ्रूट रख के चले जाते हैं, मैं खाना वाना अंदर लेता हूँ आराम से अपने फैमिली के साथ। वहां पे जब शेर अंकल का मन करता मेरे घर आने का, मैं उनके घर चला जाता हूँ, वहीं से अपनी बाइक पे पुराने आ जाता हूँ। ज्यादा दूर का है, 2 किलोमीटर कितना ही होता है ना, पास में जंगल है। तो इससे हमें क्या समझ आया कि अब यहाँ पे खाली सिंगल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, वो मेरे को मेरे घर से आके ये नहीं बोलता चलो चलो निकलो। अब हमारे बीच में दोस्ती हो गई है, आता तो है, कहता तो है जाओ, लेकिन प्यार से कहता अब तू जा मेरे घर रह ले। ओके। तो अब क्या हिसाब किताब है, ध्यान से देखो। जो यहां पे अगर हम नीचे वाले को देखें, ऊपर वाले को बाद में समझेंगे, ठीक है। अगर नीचे वाले को देखें, एजी बहुत नीचे है, लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है ना, और सोडियम हाई रिएक्टिव है सर। तो क्या सोडियम एजी को डिस्प्लेस कर सकता है सर बड़ी इजीली? तो बस यही हुआ, सोडियम ने एजी को डिस्प्लेस कर दिया। सोडियम की वैलेंसी क्या है 1, NO3 की वैलेंसी क्या होती है 1, तो सोडियम NO3 बन गया। आई बात समझ। और साथ में एजी जो है वो किसके साथ मिल गया, क्लोरीन के साथ। मतलब ये शेर का घर है और ये मेरा घर। अब शेर मेरे घर में आके रह रहा है और मैं किसके घर में, शेर के घर में, ठीक है ना। तो एजी के साथ क्या बन गया Cl, और सोडियम के साथ क्या बन गया NO3। सिंपल है। नहीं समझ आया, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो एल्यूमिनियम अमोनियम, ये भी अमोनियम भी अगर आप लोग देखो तो यहाँ आपके रिएक्टिविटी सीरीज में नहीं आ रही, ठीक है। चलो मैं तुम्हें बैरियम की बात बताता हूँ। देखो सोडियम तो हाई रिएक्टिव है सर, ठीक है, पहले दूसरे नंबर पे आता है। बैरियम तो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में ही नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, पोटेशियम और सोडियम तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो बैरियम अगर आएगा भी तो नीचे ही तो आएगा कहीं, मतलब कहीं यहां कहीं बीच में होगा। सोडियम और पोटेशियम से हाई रिएक्टिव तो कुछ है ही नहीं, बैरियम होगा अपने घर में रिएक्टिव थोड़ा बहुत। तो अब हम लोगों ने क्या सोचा कि सोडियम बैरियम को डिस्प्लेस करेगा, तो सोडियम ने बैरियम के घर मतलब Cl में जाके रहना शुरू किया, मतलब NaCl के पास, और बैरियम जो है वो कहां जाएगा, सल्फेट के पास। तो बैरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड बना। किसी को नहीं समझ आया तो पूछ लो। आ गया, पक्का है। देखो ये जो फर्स्ट रिएक्शन है, जो मैंने फर्स्ट टाइम में आपको समझाया ही नहीं, वो एनसीईआरटी का रिएक्शन है, ठीक है। और बाकी वाले रिएक्शन बस आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं। आई बात समझ। अब इस वाले को भी समझते हैं। एल्यूमिनियम जो है वो भी NH4 से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। देखो कई चीजें रिएक्टिविटी सीरीज में नहीं है, तभी मैंने उनके केमिकल रिएक्शन आप लोगों को लिख के भी सिखाए हैं, ठीक है ना, जिससे आपको पता लग जाए कि रिएक्टिविटी सीरीज में तो नहीं है, बट इट एक्चुअली वर्क लाइक, ठीक है, दिस। अब समझो अमोनियम। अमोनियम जो है वो अब देख लो समझ लो, उतना रिएक्टिव तो होता नहीं। एल्यूमिनियम देखो चौथे नंबर पे आ रहा है, 5वें नंबर पे। तो एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, NH4 को डिस्प्लेस कर रहा है। डिस्प्लेस करके क्या बनाना है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना रहा है, हाइड्रोक्साइड। और अमोनियम जो है वो किसके पास आ गया, क्लोराइड के बाद, तो बन गया अमोनियम क्लोराइड। NH4 इज अमोनियम, Cl इज क्लोराइड। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो।
किसी को डाउट है तो पूछ लो। डबल डिस्प्लेसमेंट सबसे इजी रिएक्शन है, कोई 5-7 रिएक्शन लर्न कर लो जिससे इस रिएक्टिविटी सीरीज से भी आता हो, ठीक है, जिससे आप लोगों को समझ आ जाए दिस इज व्हाट वी कॉल द डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ आया, कॉन्सेप्ट समझ आया, आगे चले, ठीक है। अगला जो रिएक्शन है जिसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट केमिकल रिएक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब इस क्वेश्चन के पूछे बिना एग्जामिनर के ना रोटी हजम नहीं होती, समझा। और बच्चे को जब तक वो क्वेश्चन गलत ना कर दे उसका क्वेश्चन पेपर खत्म नहीं होता, समझे। फोकस करके देखना, सिंपल है, लेकिन हाँ स्टार्टिंग से सही से चलोगे तभी समझ आएगा। यहां तक डन है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन को समझने के लिए पहले हम लोगों को इसके फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे। मैं इसको फॉर्मूलाज बोलता हूँ, होते नहीं है वैसे फॉर्मूलाज, ठीक है ना, है तो टेक्निक्स ही या बातें ही होती हैं, केमिकल रिएक्शन है, मैं फॉर्मूलाज बोलता हूँ इसको, ठीक है नहीं ऐसा कुछ इसमें फॉर्मूला लाइक, ये बातें याद करनी है आपने, ठीक है। क्या क्या है, अगर आप ऑक्सीडेशन समझ लेते हो तो रिडक्शन एग्जैक्टली उसका उल्टा है। देखो जी, अगर यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है वहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, अगर यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है वहां एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, यहाँ एडिशन ऑफ नॉन मेटल है वहां रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, यहाँ रिमूवल ऑफ मेटल तो यहाँ एडिशन ऑफ मेटल। क्लियर है। इसको समझने के लिए एक केमिकल रिएक्शन की जरूरत थी, मैंने लिख दिया। अब बड़े प्यार से देखना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होता है, ठीक है, वो रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में जाते जाते होता है। क्लियर है। देखते हैं कैसे। यहां पे कॉपर ऑक्साइड था, है ना, वहां जाते जाते ध्यान से देखो ऑक्सीजन गायब हो गया, तो इंग्लिश में लिखते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा बताओ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहां लिखा हुआ है, रिडक्शन में, तो ब्रैकेट में लिखो रिडक्शन। डन। अब ध्यान से देखो, हाइड्रोजन अकेला था लेकिन जाते जाते उसमें क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब ध्यान से समझो, तो हम क्या बोलेंगे कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया, ठीक है, लिखेंगे कॉपर ऑक्साइड का हुआ रिडक्शन, ठीक है, RED रेशियो पावर n रिडक्शन को भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और H2 का इस केमिकल रिएक्शन में पर्टिकुलरली ऑक्सीडेशन हुआ। किसी बच्चे को अगर ये नहीं समझ आया तो मेरे से समझ सकता है, बोलो जल्दी। क्लियर है। अच्छा अब ध्यान से देख, जैसे कि बचपन से लेकर आज तक हम अपने घर में एक गेम खेलते आए हैं, अगर आपके घर में भाई बहन है तो, वरना आपको ये गेम समझ नहीं आएगी। समझो, अगर कोई गलती हुई है तो वो किससे हुई है, सामने वाले से। हम गलती थोड़ा करते, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो इसको करने वाला कौन होगा, और अगर मान लो इस रिएक्शन के हिसाब से रिड्यूस हुआ है तो करने वाला कौन होगा, H2। तो जो भी इसके साथ हुआ है उसका रीजन सामने वाला है। देखो जी, CuO रिडक्शन हुआ है, CuO का करा किसने होगा, H2 ने, तो आप लिखोगे H2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या लिखेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, इसी ने किया है वो, आई समझ। ऐसे ही H2 कहता है मैं क्या हुआ हूं, मैं ऑक्सीडाइज हुआ हूं, करने वाला कॉपर ऑक्साइड है, तो हम कॉपर ऑक्साइड लिखेंगे, कॉपर ऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं समझ आया तो मुझसे अभी पूछ लो, नहीं आया तो आओ फिर समझो। देखो जी, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन। गलती तो सामने वाला करता है ना, मेरे साथ जो भी गलत काम हुआ उसने किसने करे, साथ वाले ने। भाई तो कर सकता है। मान लो मैं खा रहा था, मैगी खा रहा था, खाते खाते गलती से जो फोक होता है मेरे यहां लग गया, मैं रोने लग गया, मैं मम्मी दीदी ने करा, समझा। चाहे कुछ, मैं ये नहीं कर रहा किसने है, रीजन कौन है वो, क्यों मम्मी कह रही कैसे किया, मैंने कैमरे में देखा तुझे खुद लग गया, मैंने कहा हाँ वो मांग रही थी, मैं जल्दी जल्दी खा रहा था, खाते खाते लग गया। रीजन कौन है, दीदी। समझ रहे हो, रीजन कौन है, दीदी है रीजन। चलो आगे, अब फिर से देख लेते हैं क्योंकि भैया को समझ नहीं आया। बेटा देख, CuO का रिडक्शन हुआ है, हम लिखेंगे CuO, ठीक है, का क्या हुआ है, रिडक्शन। रिडक्शन हुआ है इसका, तो इसने क्या किया था,
वो हाइड्रोजन से पूछ। हाइड्रोजन ने पूछा कि तेरा क्या हो गया था, ऑक्सीडेशन, तो करने वाला कौन होगा, CuO। CuO का क्या हुआ है, रिडक्शन, तो करने वाला कौन था, हाइड्रोजन, तो लिखेंगे H2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। हुआ कौन है रिड्यूस, CuO, किया किसने है, सामने वाले ने। H2 क्या हुआ, ऑक्सीडाइज, किया किसने, CuO ने। नहीं समझ आया, नहीं समझ आया तो बता, मैं फिर समझा दूंगा, ठीक है। ये तो तुम मजाक वाले तरीके से समझाने के तरीके, ठीक है ना। चले एक और रिएक्शन इसी बात पे फटाफट से, एक और क्वेश्चन हमारे पास। ZnO प्लस कार्बन गिव्स Zn प्लस CO। ऊपर देखें और चेक करें मेरे को ठीक से करना आता है या नहीं आता। ZnO, Z बन गया, Zn मतलब जिंक ऑक्साइड Zn बन गया, तो क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकल रहा है तो रिडक्शन बोलेंगे। तो लिखेंगे हम लोग ZnO इज रिड्यूस्ड, ठीक है। अरे ZnO रिड्यूस हुआ है, ठीक है, ये खुद रिड्यूस हुआ है, तो मतलब ये खुद कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिड्यूस हुआ है, अरे रिड्यूस हो गया, अपना ऑक्सीजन किसी और को दे गया, तो उसके लिए कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। अगला देखो, यहां कार्बन अकेला था, वहां जाके एडिशन हो गया ऑक्सीजन का, ठीक है, तो इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। अब इसका ऑक्सीडेशन हो तो लिखेंगे कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। और अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसका क्या हो रहा होगा, इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एनी डाउट टिल नाउ, क्या बात है। क्लियर है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं ध्यान से देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। देखो सल्फर ऑक्साइड है यहाँ पे, जब ये सल्फर बन जाता है तो इसके अंदर रिमूवल और ऑक्सीजन को, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन बोलते हैं हम लोग। ध्यान से देख लो, ये आ गया ये रहा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन बोलते हैं, मैं ठीक कह रहा था। अच्छा अब H2S है, ठीक है। अब H2S को यहां लेके जाएं तो हाइड्रोजन के अंदर क्या ऐड हो गया है, ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। लेकिन नहीं सर, कई बच्चों ने तो कुछ और किया है। कई बच्चे इस H2S को ले गए S के पास और लिखा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, लिखा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिमूवल को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन रिमूव को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो देखो कहानी तो वहीं की वहीं आई, है ना। तो सर अब इसको हम लिखेंगे क्या, इसको कैसे लिखेंगे और क्या लिखेंगे, राइट। हम लिखेंगे SO2 इज रिड्यूस्ड, लिखो SO2 इज रिड्यूस्ड, SO2 is reduced, H2S is oxidized। अच्छा अब इनको उल्टा कर दो, SO2 खुद तो रिड्यूस हुआ है तो सामने वाले को क्या करा होगा, ऑक्सीडाइज, तो SO2 खुद हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भूमि समझ आ रही है बेटा। और H2S ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट। दो तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है, या तो दूसरे के ऊपर नाम लगा के, ठीक है, या तो जो खुद हुआ है उसका उल्टा वो एजेंट होता है, ठीक है। अगर कोई ऑक्सीडाइज हुआ है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि उसने सामने वाले को रिड्यूस किया है, और अगर कोई रिड्यूस हुआ है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है, तभी उसके अंदर से ऑक्सीजन निकला है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछ लो। यहां पे H2S था, ध्यान से देखते रहना, फोकस। H2S अगर मैं यहां देखूं तो कुछ नहीं बनेगा, ध्यान से देखो, गलत समझ रहे हो तुम लोग, ठीक है। एक्चुअली इस क्वेश्चन को समझने के दो तरीके हैं, पहले यहां समझते हैं, अपना पूरा मत्था लगा लेते हैं, मतलब ब्रेन, फुल ब्रेन यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब H2S है, यहां तक जाते जाते क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन,
उसे तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। देख I2 मतलब आयोडीन जो था, आयोडीन गैस जो थी वो हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया, ठीक है। तो वो क्या हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया, एडिशन ऑफ, उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन। बोलो हाँ या ना, समझ आ गई बात को, बस हो गया। इसको कैसे लिखोगे, H2S क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, तो ये एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। H2S लिखोगे ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है, और H2S खुद क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली I2 हुआ क्या है, रिडक्शन इसका, और I2 है क्या, जब I2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। डन हो गया। ठीक है, टॉपिक है हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से, एक्चुअली ऑक्सीडेशन की वजह से बहुत सारी चीजें खराब होती हैं, जैसे कि आयरन के ऊपर जंग लगना, ठीक है, बहुत सारे मेटल का खराब होना, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन की वजह है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन की और भी बहुत सारे वजह हैं, आपने देखा होगा जैसे कि जो फूड है, ठीक है, वो खराब होता है। मान लो मैं चिप्स लेके आया, अभी अभी बनवाए थे कहीं से, ठीक है, एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्या थे मेरे पास, चिप्स थे, मैंने खोला और 2 दिन के लिए वो पैकेट ओपन का ओपन रह गया, तो उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो गई, तो अब वो खाने लायक बचता है नहीं, गंदा हो जाता है, बेकार सा हो जाता है। सिमिलरली विद द कुकीज, यू नो कुकीज, बिस्कुट, बिस्कुट बिस्कुट की कुकीज या बिस्कुट की बात करें हम लोग, है ना, विश के कुट की बात करें, तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है कि वो थोड़ा सा सिल सा जाता है, उसमें मजा नहीं आ रहा, है ना, ऑक्सीडाइज हो गया वो भी, पानी आ गया उसके अंदर, ऑक्सीडेशन हो गया, बेकार सा हो गया, बदबू भी मारते अलग से, है ना। तो अब कहानी ये है कि फूड भी खराब हो रहा है। अच्छा, एक फूड को अगर मैं बाहर रख दूं, फ्रिज के अंदर ना रखूं, मान लो मेरे घर में फ्रिज ही नहीं है, ठीक है, तो वो फूड जल्दी खराब नहीं हो जाता। कोई मेरे पास मान लेते हैं फ्रूट्स है, तो फ्रूट जल्दी पकना शुरू कर देते हैं, है ना। और मान लेते हैं अगर कोई पकी हुई चीज है, कुक्ड फूड है, तो वो जल्दी खराब हो जाता है। अदर सब्सटेंसेस है, तो हम लोग फ्रिज खरीदते क्यों है, वो अलमीरा थोड़ी ना है कि उसमें स्टोरेज करेंगे चीजों को, हम कोल्ड स्टोरेज करना चाहते हैं उसके अंदर। कोल्ड स्टोरेज एक ऐसी स्टोरेज है जिसकी वजह से हम ऑक्सीडेशन को बहुत हद तक कम कर देते हैं, ठीक है, या लाइफ ऑफ फूड को बढ़ा देते हैं। जो फूड की लाइफ अगर 1 या 2 दिन थी, उसको हम लोग 5-5, 7-7 दिन तक बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। एक कई लोग होते हैं मार्केट जाते हैं, एक दिन जाते हैं, 1 हफ्ते का पूरा वेजिटेबल फ्रूट्स उठा के ले आते हैं, है ना, मेनली वेडनेसडे को जाते हैं, और कई लोग सैटरडे को, है ना। हाँ, चलो, कोरोजन क्या होता है, किसी भी मेटल का, ठीक है, खाया जाना ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ वाटर, एसिड और एनीथिंग एल्स, ठीक है ना। वो ऑक्सीजन हो सकता है, वो एयर हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, तो हम उसे बोलते हैं कोरोजन। मतलब रस्टिंग इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन, ठीक है, रस्टिंग एक एग्जांपल है कोरोजन का। आपने देखा होगा आयरन रेलिंग्स होती हैं, उसमें रस्ट लग जाता है, कार होती हैं, कार्स पे रस्ट लग जाता है, जहां पे पेंट हट जाता है उसका, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए, देखो, अगर मान लो मेरे पास साइकिल है, साइकिल की चेन के ऊपर जंग लग गया, तो उसको पेंट करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन ना, उसको हम ऑयलिंग कर सकते हैं, लेकिन जब चलाते हैं तो ऑयल निकल जाता है, देन वी हैव टू गो फॉर ग्रीसिंग, तो हम ग्रीसिंग कर देते हैं उसकी, यू नो ग्रीसिंग, ग्रीस आती है, सब्सटेंस होता है, ग्रीस बोलते हैं हम लोग उसको। जैसे उसके ऊपर लगाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल जो है स्मूथली रन भी करती है, फ्रिक्शनलेसली, और साथ में उसके अंदर जो चेन की लाइफ है वो भी खराब नहीं होती, ठीक है। वन थिंग, मान लो मेरी कार के ऊपर वो स्क्रैच आया था और 15-20 दिन बाद उसके ऊपर वो आयरन ऐसा लग रहा है कि रस्ट हो गया, ठीक है, तो उसके ऊपर ग्रीस लगा के तो फायदा नहीं है। मैं चढ़ा उतरा, मेरी पेंट पे ग्रीस लग गई, इट डजंट लुक नाइस ना, कार खरीदी है ग्रीस लगवाने के लिए, तो ग्रीस नहीं लगाना, उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, ऑयल लगा दे, नहीं, ऑयल भी ठीक नहीं लग रहा, उसको हटाओ, फटाफट सब कुछ क्लीन करो, उसको पेंट कर दो, छोटा मोटा स्क्रैच है तो पेंट करवा लो, अगर ज्यादा पैसे हैं तुम्हारे पास, ये स्क्रैच बड़ा है तो पेंटर से पेंट करवा लो, अदरवाइज खुद हल्का फुल्का नेल पॉलिश से मार दो, अगर है तो इस टाइप की नेल पॉलिश, यू कैन गो फॉर इट, है ना, अदरवाइज गो फॉर दैट ओनली, क्लियर है। तो उससे हम ऐसे बचा, हर एक चीज है उसका अपना अपना मेथड है, किसी चीज को कैसे बचा सकते हैं, किसी चीज को कैसे बचा सकते हैं। मान लो आपने सुना होगा इंजन के अंदर इंजन ऑयल डलता है, इंजन में क्या डलता है, इंजन ऑयल, क्यों डल रहा है भाई, नहीं दिक्कत क्या है,
बिना इंजन ऑयल के तू गाड़ी 50 से 60 किलोमीटर चलाएगा, उसके बाद इंजन खत्म, इंजन बोलेगा जयराम जी। अब आप जानो तुम्हारी गाड़ी जाने, अरे सर 50 किलोमीटर में, आंसर इज यस। वो इंजन इतनी तेजी से चल रहा है, ठीक है, इतनी तेजी से चल रहा है, इतनी तेजी से चल रहा है, उसकी जो पर मिनट जो उसकी फ्रीक्वेंसी है इट्स वेरी हाई, ठीक है, और इतनी ज्यादा स्पीड के अंदर कोई एक मेटल किसी और मेटल से अगर मिल के चलता है तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकता है, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो सकती है, तो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए वी हैव टू ऐड सम ऑयल, ठीक है। और वो एक मेटल जब दूसरे मेटल के साथ फ्रिक्शनली चलेगा, मतलब जुड़ के चलेगा, तो एक मेटल दूसरे मेटल को क्या कर देगा, खराब कर देगा ना, कम कर देगा, घिस देगा उसको, तब भी इंजन खराब, समझे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए इंजन ऑयल डालते हैं, टाइम टू टाइम उसको चेंज करवाते रहते हैं कि पहले वाले में कॉन्टामिनेटेड मेटल ज्यादा हो चुके हैं, उसको फ्लश आउट करवाते हैं, न्यू डलवाते हैं, फिर फ्लश आउट करवाते हैं, न्यू डलवाते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। तो ऑयल कैसे यूज होते हैं, ग्रीस कैसे यूज होती है, पेंट कब यूज होता है, पता होना चाहिए। डन। इसके बाद रेंसिडिटी आती है। रेंसिडिटी मतलब कि फूड का खराब होना, ठीक है। तो फूड को हम लोग कैसे कैसे बचा सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में। जैसे ही चिप्स खाए, ठीक है, उस चिप्स के अगर पैकेट है तो पैक को अच्छे से रैप करके उसके ऊपर रबर बैंड चला दो, वरना उसके माउथ को अच्छे से एयर निकाल के उसके माउथ के ऊपर क्लिप लगा दो। अब क्लिप खाली वो लड़कियों वाला क्लिप नहीं आता, और भी अलग से क्लिप्स भी आती हैं जो पैकेट्स के ऊपर लगते हैं, ठीक है, वो क्लिप लगा दो, ठीक है। कहीं ऐसी चीज होती है, जैसे मैंने देखा है हम लोग यहाँ पे इंडिया के अंदर तो हमें भुट्टा मिल जाता बहुत इजीली, है ना, वो इंग्लिश में कोन बोलते हैं उसको। बाहर किसी कंट्री में जाओ, अगर वो कोन को इंपोर्ट करवा रहे हैं, अब कोन वहां जाते जाते खराब हो सकती है, सड़ सकती है, सूख सकती है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको वैक्यूम पैक कर देते हैं। मान ले दिल्ली से या अपने हरियाणा से जो है कोन जा रही है किसी अदर कंट्री में जा रही है जहाँ पे नहीं उगती, ठीक है, तो जाते जाते सूख जाएगी, वो तो खाली पॉपकॉर्न बना पाएंगे, है ना, कोन कैसे खाएंगे फिर, कोन के तो पॉपकॉर्न बनते हैं, लेकिन बात यह है उसको कोन खानी है तो वैक्यूम पैक कर देते हैं, जिससे उसकी जो खराब होने की जो डेज हैं थोड़े कम हो जाए, ठीक है ना। तो उस तरीके से हम लोग उसको ट्रेवल करवा सकते हैं। किसी चीज को हम वैक्यूम पैक कर सकते हैं, किसी को हम लोग एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, किसी चीज को हम लोग शुगर ऐड करके बचा लेते हैं। जैसे अगर तुझे ठंड में आम खाने हो, मिलते ही नहीं है सर, मैं क्या करूंगी, माजा पी लेते हैं, माजा, ध्यान से सुन, माजा पी लेंगे अभी। तो क्या करते हैं हम लोग, पापड़ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, आम पापड़। ये आम पापड़ कैसे बनता है, आम लो, बॉईल करो, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी शुगर डाल दो, तो शुगर कैंडीज जो हैं, ठीक है, कैंडीज जो होती हैं ये कैंडी, मतलब आम पापड़ को इंग्लिश में कैंडी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे ही या तो हम उसको ड्राई कर सकते हैं, आम लिया, बॉईल किया, प्लेट में लगाया, बॉईल कर दिया अच्छे से, उसके बाद उसको धूप में सुखा दिया, वो भी आपका लॉन्ग पीरियड तक चलेगा, ठीक है। या तो उसके अंदर शुगर ऐड कर दी तब भी चलेगा, मतलब या तो उसको डिहाइड्रेट कर दो या उसमें शुगर ऐड कर दो, तब भी हम किसी चीज को बचा सकते हैं। या तो हम किसी किसी चीज के साथ जैसे ऑयल ऐड कर देते हैं, आम का अचार बचाना है, ठीक है, आम का अचार है, ठीक है, तो आम के अचार के अंदर मीठा डालते हुए अच्छा लगेंगे, बनता होगा मीठा अचार भी, मान सकता हूं, लेकिन अब हमें तो नहीं पसंद, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा हमारे अचार के अंदर ना, अचार के ऊपर ऊपर तेल तैर रहा होता है। मम्मी इतना डाला क्यों है तेल, जब मिक्स नहीं हो रहा उसके अंदर, डाला है सो दैट वो आम जो है प्रिजर्व्ड रहे, ठीक है, लॉन्ग पीरियड के लिए क्या रहे, प्रिजर्व्ड रहे, खराब ना हो जाए जल्दी, समझे। तो ऑयल के अंदर डालने का भी एक प्रोसेस है जिससे हम चीज को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर 2 4 5 दिन किसी चीज को बचाने तो हम उसको रेफ्रिजरेट कर देते हैं, उसको ठंडक में रख देते हैं। अरे बस समझ, अगर जैसे मान ले हम किसी और जगह पे रहते हैं जहाँ पे खाना मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, खाना आज आया तो अगली बार तो पूरा 1 महीने बाद आएगा, तो वो लोग क्या करते हैं, डीप फ्रीज कर देते हैं चीजों को। टमाटर लिए डीप फ्रीज कर दिए, ठीक है, कोई सब्जी ली डीप फ्रीज कर दी, ठीक है ना, डीप फ्रीज पे ज्यादा ध्यान डालते हैं वो लोग। उससे क्या होता सर, तो जो चीज 1 दिन में खराब होनी थी 4 दिन में खराब होनी थी, अब वो सीधा 4 महीने बाद खराब हो गई, ठीक है, 4 5 महीने वो लोग निकाल देते हैं एक एक चीज से, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा अपने माइक्रोवेव के अंदर डीफ्रॉस्ट का एक ऑप्शन है, हमने कभी यूज नहीं किया उसको, ठीक है। हम लोगों के आसपास ही खाने पीने के सामान इतने सारे मिल जाते हैं और फ्रेश मिल जाती है, ठीक है, वो अंकल रेडी वाले रोज लेके आ जाते हैं, ले फ्रेश सब्जी ले, छोड़ तू डीप फ्रीज व्रीज को, फ्रेश ले, समझ ना, आस पास खेती खेत है। और ये मत बोल सर ना आस है ना पास में कोई खेत नहीं, मतलब आस पास का मतलब है 100 किलोमीटर के रेडियस में हमारे पास बहुत खेत है ना, तो कि कोई क्या हुआ है कोई क्या, हमारे फ्रेशली चीजें मिलती हैं, तो हमें डीफ्रोस्ट करने की या फ्रोस्ट करने की उसकी कोई जरूरत नहीं है, कई चलाक लोग कर लेते हैं,
ठीक है, जैसे हमारे घर वाले बहुत चालाक है, टमाटर महंगे ना हो जाए इसलिए टमाटर को क्या कर रखा है, जमा दिया, 4-4 5-5 किलो टमाटर लेके जमा दिए। प्याज महंगे ना हो जाए, सस्ते प्याज आ रहे थे, जैसे 10 रुपए किलो आए, प्याज लिए उसको सुखा दिया, हाँ सुखा दिया, 10-10 20-20 किलो प्याज ले लिए। लहसुन सस्ता आ रहा था, ले लिए 5 किलो लहसुन ले लिया। गार्लिक सुखा दिया। क्या तुमने गार्लिक सूखी हुई नहीं खाई? वाह, डोमिनोज में जाके जो ऑरिगेनो मांगते हो, ऑरिगेनो देना, ऑरिगेनो, वो और क्या है, वो गार्लिक ही तो है, गार्लिक पाउडर है वो, समझे? तो प्रोसीजर से ही ऐसे करते हैं, ठीक है ना, दिमाग होना चाहिए बस कैसे उस चीज को करना है प्रिजर्व, है ना। अच्छा, सफल मटर खाया तूने? सफल मटर, मटर 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 बेटी इंडिया में रहती है, इसको हरे रंग के मटर होते हैं बेटा, आलू मटर, हाँ हाँ, पीस सफल एक कंपनी का नाम है एक्चुअली। उसने हम लोगों को सिखाया कि इस मटर को आप फ्रेशली खा सकते हो और साथ में इसको 4-4 5-5 6-6 महीने तक प्रिजर्व करके रख सकते हो डीप फ्रीज में। उसने एक पैकेट लिया, उसमें मटर डाले और उसको फ्रीजर में डाल दिया और दुकान वालों को बोला इसको फ्रीजर में डाल के ही अंकल को देना। दुकान वाला कहता क्यों? कह रहा जैसे बोला वैसे करियो, एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, ठीक है। अब उसने अपने पास फ्रीजर रखा हुआ है, ठीक है, उसी फ्रीजर से निकालता और देता। अंकल जो लेने वाले हैं वो सोच रहे हैं, जो बायर है वो सोच रहा है मटर इसने फ्रिज में क्यों डाले हुए, समझ नहीं आई। उसने भी घर जाके कहाँ रख दिए? फ्रिज में, समझे? तब अंकल को पता नहीं वो फ्रिज में रख क्यों रहे हैं, किस लिए रख रहे हैं, उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए। अरे बात समझ, फ्रिज में रखे एकदम बर्फ के साथ लथपथ हो रखे, मस्त चल रहे हैं, 6-6 महीने चलाओ। कौन सोते हैं ऐसे, कौन मक्की, ठीक है, उसको या तो सुखा दो, सूखने के बाद उसके पॉपकॉर्न बनते हैं, ठीक है, या तो उसको डीप फ्रीज में डाल दो, निकालो हल्का सा मेल्ट करो उनको, डीप फ्रीज करो, ठीक है ना। डीप फ्रीज, डीप फ्रीज मतलब कि ठंडा कर दो, डीप फ्रीज मतलब कि उसको पानी में, गर्म पानी में, गुनगुने पानी में डाल दो जिससे उसकी बर्फ निकल जाए, उसके बाद खाने में डालो, ठीक है, ऐसे ही बढ़िया टेस्ट आता। तो ये वो प्रोसेस है जिससे हम लोग खाने को रिवाइव कर सकते हैं या मरने से बचा सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस का नाम था रेंसिडिटी, ठीक है। ऑयल, फैट्स, इन सब चीजों को भी ऑक्सीडाइज होने से हम बचा सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे, डायरेक्ट सनलाइट में ना रख के, ठीक है, एयर टाइट कंटेनर में रख के, और बाकी सारी चीजें मैंने आप लोगों को एडिशनल भी बता दी। दिस चैप्टर इज ओवर नाउ। बस इसके अंदर हम लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं छोड़ा।